Good morning, students. Welcome in your chemistry online classes. As you know, my name is Jishu Gadala and I am teaching in the chemistry. Lesson number 4 हमारा चल रहा था बेटा केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा था। उस लेसन नंबर 4 में बेटा मैंने आपको बता दिया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। लेसन नंबर 4 में मैंने आपको बता दिया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बेटा उसमें बता दिया था कि अभिक्रिया रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। और अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने टाइप की होती है ये मैंने आपको बता दिया था। मतलब मैंने ये बता दिया था कि तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, मध्यम अभिक्रिया क्या होती है और धीमी अभिक्रिया क्या होती है। अब जो मैं आपको बताऊंगा बेटा वो है, अब जो बेटा मैं आपको बताऊंगा ना दैट इज वो है बेटा मेरे पास वो है अभिक्रिया का वेग। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है बेटा अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग अगला जो टॉपिक है दैट इज वो है अभिक्रिया का वेग। तो हमारा टॉपिक है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। वेग अगर आपको निकालना हो तो आपके पास है ना चेंज विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। वेग अगर हमें किसी चीज का निकालना है तो विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब समय के सापेक्ष में अगर कोई परिवर्तन आता है तो हम उससे वेग निकाल सकते हैं। विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम का मतलब है अगर समय के सापेक्ष किसी चीज में अगर कोई परिवर्तन आता है तो हम अभिक्रिया के वेग की गणना बेटा कर सकते हैं। अब देखिए सुनिए, अभिक्रिया होती है जब एक रासायनिक अभिक्रिया बेटा संपन्न होती है ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन होता है। मतलब क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटती है और उत्पाद की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ती है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटती है और उत्पाद की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A कन्वर्ट टू B, मैंने लिखा कि A B में बदलता है तो समय के सापेक्ष क्या होगा, A की सांद्रता तो कम होती जाएगी और B की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग की अगर अपन परिभाषा लिखे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, हम ये लिख दिया अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल, सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। अभिक्रिया का वेग स्मॉल r बराबर हो जाएगा डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन, अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। सांद्रता में परिवर्तन प्लस माइनस में, यहां मैंने लिखा दिया प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब है कि समय की सापेक्ष क्रिया कार्य की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो यहां पर ये मेरे पास हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। यहाँ पर डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन है और डेल्टा टी यहाँ पर क्या है बेटा, समय अंतराल है। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये इस बात को दर्शाती है कि एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्रिया कारक की सांद्रता में समय के सापेक्ष कमी होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता में बेटा समय के सापेक्ष वृद्धि होती जाती है। समीकरण नंबर जो 1 है वो अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता। यहां तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अगला जो मेरा टॉपिक है बेटा वो है अभिक्रिया के वेग का मात्रक। कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, तो मेरे को पता है R बराबर ये क्या है, सांद्रता बटा समय। R बराबर क्या होता है, सांद्रता बटा समय होता है ना। अब मुझे पता है सांद्रता का मात्रक तो बेटा क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड की पावर मैंने 1 मान लिया तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ये अभिक्रिया के वेग का मात्रक हो जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने लिखा है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को मैं लिखूंगा, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल।
अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल हो जाता है, इसे कहेंगे अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो R बराबर प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा सांद्रता बटा समय, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स है, ये अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता। आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स है वो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता। अब सुनिए, मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स। मान लीजिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में मिनट का समय लगता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट इनवर्स। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में वीक का समय लगता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति वीक। मंथ का समय लगता है तो मोल प्रति लीटर पर मंथ। ईयर्स लगते हैं तो मोल प्रति लीटर पर ईयर्स। तो ये ध्यान रखना, अगर एक रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में कई वर्षों का समय लगता है तो उसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति लीटर प्रति ईयर्स होगा। ये चीजें इसमें ध्यान रखने की है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो अभिक्रिया का वेग, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है वो देखिए, अभिक्रिया के वेग की गणना किसके सापेक्ष में और कैसे करते हैं। अगला देखिए, माना कि मैंने लिखा, माना कि एक सामान्य अभिक्रिया है, एक सामान्य अभिक्रिया है, और वो सामान्य अभिक्रिया ये है, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, चलो एक सामान्य अभिक्रिया है वो है R3P। एक सामान्य अभिक्रिया है और ये सामान्य अभिक्रिया ये कह रही है R3P। इस R3P का मतलब होता है समय के सापेक्ष क्रिया। R का मतलब है रिएक्टेंट, R3P है बेटा, तो इस R का मतलब तो क्या है, रिएक्टेंट है, और P का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। R3P है, इस R3P का मतलब ये है कि ये तो रिएक्टेंट है और P क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये आप ध्यान रखो, R3P ये क्रिया कारक है। अब मान लीजिए T1 समय पर इस क्रिया कारक की सांद्रता बेटा कितनी थी, R1 थी, और उत्पाद की सांद्रता बेटा कितनी थी, P1 थी। T2 समय पर क्या हुआ, T2 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता R1 से बढ़कर कितनी हो गई, R2। T2 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता R1 से बढ़कर R2 हो गई, वो सॉरी घट करके R2 हो गई, और उत्पाद की सांद्रता है ना वो बेटा P1 से बढ़कर कितनी हो गई, P2। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको ये देखनी है कि R3P T1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता R1 से घटकर R1 थी, उत्पाद की P1 थी। T2 समय पर क्रिया कारक की R2 थी, उत्पाद की P2 थी। तो ये R1 से घटकर R2 हो गई, और ये P1 से बढ़कर P2। यहाँ तक आपको याद रखना होगा, ओके। अब सुनो आगे। अब अपन लिखें, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि क्रिया कारक की सांद्रता में कमी, क्रिया अपन लिखे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग बराबर आएगा क्रिया कारक की सांद्रता में कमी, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी बेटा बटा समयांतराल, समयांतराल आ जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर R बराबर ये हो जाएगा क्रिया कारक की सांद्रता में कमी, तो माइनस ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, सही है। इसी तरह मेरे पास हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, वो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकालेंगे, तो अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा मेरे पास क्या हो जाएगा, समयांतराल, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बेटा समयांतराल हो जाएगा। तो R1 बराबर ये मेरे पास हो जाएगा प्लस डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, अपन ऐसे लिखना चाहें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि क्रिया कारक की
सांद्रता में कमी, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी बटा समयांतराल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा क्या हो जाएगा, समयांतराल, समयांतराल हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा अभिक्रिया का वेग r बराबर ये माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे प्लस ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा p अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा t। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको मैंने कह दिया बेटा समीकरण नंबर 3। हम समीकरण नंबर 3 से एक बार इसको फिर से वापस से समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ, वापस से समझने की बेटा जब आप कोशिश करोगे तो आप इसको समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सामान्य अभिक्रिया है R तीर P। R तीर P ये कहती है कि T1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता R1 है, उत्पाद की सांद्रता P1 है, और T2 समय पर क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता R2 P2 हो गई, अभिक्रिया का वेग, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी ये। तो यहाँ एक बात समझने को आई, अगर किसी अभिक्रिया का वेग हमको निकालना हो तो अभिक्रिया का वेग हम क्रिया कारक की सांद्रता में कमी के सापेक्ष, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालना चाहते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बेटा हम क्रिया कारक की सांद्रता में कमी के सापेक्ष और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के सापेक्ष निकाल सकते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के तुल्य होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम देखना चाहें, आप कहने का मतलब है उत्पाद के क्रिया कारक के लुप्त होने की दर, क्रिया कारक के लुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर क्या होती है, एक दूसरे के तुल्य होती। यहाँ तक हमको बात समझ में आती है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं और अगला मेरे पास है बेटा, जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्रिया कारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो मैं अगर इनके ग्राफ खींचना चाहूं तो ये T इधर इंक्रीज हो रहा है और ये T इधर इंक्रीज हो रहा है। ये मेरे पास क्या है, R है, क्रिया कारक की सांद्रता इधर इंक्रीज हो रही है, और ये P है, उत्पाद है, इसकी सांद्रता इधर इंक्रीज हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटती है। देखिए क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटती है नहीं बढ़ती घटती। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो क्रिया कारक की सांद्रता होती है वो समय के सापेक्ष घटती जाती है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटती जाती है, और उत्पाद जो होता है उस उत्पाद की सांद्रता, ये उत्पाद है बेटा, इस उत्पाद की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ती जाती, क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटती जाती है, और उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो समय के सापेक्ष बढ़ती जाती। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता समय के सापेक्ष घटेगी और उत्पाद की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ेगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तो मेरे पास क्या है, ये T है, और है ना, और यहाँ मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन है C, है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसे और ये ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कि ये वाली लाइन है इसको उत्पाद को शो कर रही है, और ये वाली लाइन है किसको शो कर रही है, ये क्रिया कारक को शो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्रिया कारक की सांद्रता विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम डिक्रीज होती है, और उत्पाद की सांद्रता जो होती है वो विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अपन इसको अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्रिया कारक की सांद्रताएं घटती जाती हैं, उत्पाद की सांद्रताएं बढ़ती जाती हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को बेटा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी मेरे हिसाब से, इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस ये ग्राफ वगैरह है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है।
और भी बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, एक एक चीज़ें डिस्कस करता जाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। तो ये बातें आपके अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, क्रिया कारक की सांद्रता विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम डिक्रीज होती है और उसके सापेक्ष क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं।